नमस्कार दोस्तों, वर्धन मंत्रा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो संवैधानिक निकायों की श्रृंखला चल रही है, उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कैग के भी नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम इनके परिचय, इनकी पृष्ठभूमि, इनके संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, इनकी नियुक्ति व कार्यकाल, फिर संविधान में इनकी स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान है, क्रमशः इनकी कर्तव्य व शक्तियाँ, इनका प्रतिवेदन, इनकी भूमिका को देखेंगे। फिर उसके बाद हम कैग के साथ, इंडियन कैग के साथ इंडियन और ब्रिटेन के कैग के साथ एक छोटी सी तुलना भी करके देख लेंगे कि उनके यहाँ के कैग में हमारे यहाँ कैग में क्या अंतर है। फिर अंत में जो मैंने टॉपिक रखा है वो कैग तथा सार्वजनिक निगम, इनकी लेखा परीक्षा कैग कैसे करता है, उन्हें भी देखेंगे। चलिए आज के अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। आज मैंने क्या करा है कि जितने भी कैग से संबंधित प्रावधान है उन्हें मैंने लिख के रख लिया है कि ज़्यादा समय न लगे। तब भी मुझे लगता है या 2 वीडियो में ही बनेगा। चलिए पहले कैग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर तब हम चलेंगे आगे। कैग हमारा देश क्या है? हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है हमारा। जो संसदीय प्रणाली से चल रही है हमारा देश। इसके अंतर्गत जो है जनता ने, हम जो भी बात करेंगे सिर्फ वित्तीय प्रशासन से संबंधित बात करेंगे। जनता ने जो कराधान वसूलने की शक्ति है वो किसे दी है? केंद्र को दी है या संसद को दी है। और इस कराधान से पैसा निकलेगा, जो ये जो सारा कराधान का पैसा है वो कहाँ जाके जमा होता है? संचित निधि में। और यहाँ से जो भी पैसा निकाला जाएगा, जो भी जिस भी पैसे की निकासी होगी वो संसद की मंजूरी से होती है। संसद की मंजूरी से यहाँ से पैसे की निकासी की जाती है। और जो पैसा निकलेगा वो कार्यकारी द्वारा या मंत्री परिषद द्वारा व्यय किया जाता है। और इसी व्यय के बाद कैग की भूमिका आ जाती है। जब इस पैसे का व्यय कर दिया जाता है तो कैग जो है इसकी जांच करता है कि पैसे जो है सही से व्यय किए गए हैं नहीं, जिस मद के लिए लिए गए थे उसी मद में खर्च किए गए हैं या नहीं। उनके बिलों की जांच करता है कि कुछ, जैसे कि मान लीजिए सरकार ने जो कार्यकारी में अगर कुछ किसी जगह एसी लगानी है, अगर एसी का बिल कहीं 1 लाख तो नहीं लिख दिया है, इस तरह का मामला भी आया था, वो भी मैं आगे चर्चा करूंगा कि उसमें लिख दिया गया था बिल में कि 1 लाख की एसी खरीदी गई है। तो फिर कैग ने पूछा था कि 1 लाख की एसी आती कहाँ है। तो कैग क्या करता है? बेसिकली ये जांच करता है। सरकार के क्या करता है? लेन देनों की जांच कर रहा है, इनके वित्तीय लेखों की जांच करता था। कैग क्या है कि वित्तीय प्रशासक है। ये क्या है? एक वित्तीय प्रशासक है। अब ये क्या करते हैं? तो ऑडिटिंग करते हैं, जांच करते हैं। इनका काम क्या है? ऑडिट करना। एक और चीज समझ लीजिए कि अकाउंटिंग में जो है, जब अकाउंट की बात आती है तो उसमें 2 होता है। एक अकाउंटिंग करते हैं, जो हम खर्चे कर रहे हैं, जो हम खर्चे कर रहे हैं या फिर जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखता है उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, और आय और व्यय को, उसे अकाउंटिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग के बाद क्या होती है? इसकी जांच होती है, जिसे हम ऑडिटिंग कहते हैं। कोई भी कंपनी में पहले अकाउंटिंग कोई कर लिया, फिर उसकी क्या कराई जाती है? ऑडिट कराई जाती है, ताकि उन्होंने उसने जितने जो व्यय के स्रोत बताए हैं, जो व्यय किए हैं, वो सही हैं या गलत, उसके जांच के लिए हम क्या करते हैं? ऑडिटिंग कराते हैं। तो कैग की जो भूमिका है इसी ऑडिटिंग से संबंधित है। यहाँ पे वे ऑडिटर की भूमिका में है, ना कि अकाउंटिंग करते हैं। वो सब देखेंगे कब उनसे अकाउंटिंग की शक्ति उनसे वापस ले ली जाती है, इन सबको भी देखेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपना। कैग जो क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षक है। मैंने बताया ही कि कैग का काम क्या है कि जो वित्तीय प्रशासन है उनकी रक्षा करना। अब हम भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षक कौन कौन है? जैसे सुप्रीम कोर्ट भी है, निर्वाचन आयोग भी है, ये सब क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षक माने जाते हैं। उसी तरह कैग भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संरक्षक है। इनके कैग के लिए संविधान में एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। यह भी क्या है? एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। इनके लिए एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इनका काम क्या है? मैंने बताया ही, लेखा परीक्षण व लेखा विभाग के प्रमुख हैं। वित्तीय लेन देनों की जांच कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के संरक्षक होते हैं ये। वित्तीय प्रशासन को संभालते हैं और किसके अनुरूप? संविधान व विधि के तहत।
संविधान में जो प्रावधान है उनके अनुसार और संसद ने जो विधि बनाई है उनके अनुसार वे क्या करते हैं, वित्तीय प्रशासन को संभालते हैं। इन्हें संसद का एजेंट भी कहा जाता है, इन्हें संसद का एजेंट माना जाता है और यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन ये संसद के सदस्य नहीं होते। कहीं प्रश्न आए कि क्या भारतीय कैग संसद के सदस्य होते हैं? नहीं, लेकिन ये संसद के प्रति जिम्मेवार हैं, इन्हें संसद का एजेंट माना जाता है। इन्हें लोक वित्त का संरक्षक व देश की संपूर्ण व्यवस्था का नियंत्रक मानते हैं। इनका जो नियंत्रण है वो राज्य व केंद्र दोनों स्तर पर समान है। राज्य और केंद्र के स्तर पर दोनों के लिए ये समान प्रकार के अधिकारी हैं। और केंद्र सरकार का ये अकाउंटिंग नहीं करते। मैंने अभी बताया कि इनका काम अकाउंटिंग करना नहीं है, हाँ, और लेकिन लेखा परीक्षा करना या ऑडिटिंग करना है। ऑडिटिंग करना है, लेकिन ये अकाउंटिंग नहीं करते हैं। सरकार के लेन देन को ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं किसी बुक्स में, हाँ, लेकिन रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा उसके लिए राष्ट्रपति को ये सलाह देते हैं कि सरकार की अकाउंटिंग इस तरीके से रखिए, दोहरी लेखा प्रणाली से रखिए, घड़ी लेखा प्रणाली से लिखिए। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सरकार को क्या करते हैं, ये सलाह दे सकते हैं कि अकाउंटिंग करने का तरीका ये होना चाहिए। अब इनकी पृष्ठभूमि को देखते हैं, इनके इतिहास को। हम 1858 से ले रहे हैं कि जब 1858 में क्या किया गया, कैग के कार्यालय की स्थापना की गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत पे पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया, उसी वर्ष क्या किया गया, 1858 में कैग के कार्यालय की स्थापना की गई। उस समय जो प्रथम ऑडिटर बनाए गए थे उनका नाम था सर एडवर्ड ड्रमंड। 1866 में ही इनका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, कैग व महालेखा परीक्षक कर दिया गया, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक इनका नाम कर दिया गया। 1884 में इसे भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। 1919 में जो है भारत सरकार के अधिनियम में इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। कैग को 1919 में क्या कर दिया गया, वैधानिक दर्जा दे दिया गया। अर्थात यह क्या हुआ कि सरकार के नियंत्रण से कैग मुक्त हो गया। सरकारी नियंत्रण से इन्हें मुक्त करके 1919 के अधिनियम में इन्हें वैधानिक दर्जा दे दिया गया। 1935 के अधिनियम में इनकी शक्तियां बढ़ा दी गई कैग की, फिर से इनके कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया। 1936 में सरकार एक आदेश देती है, आदेश द्वारा कैग को उत्तरदायित्वों व लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया कि कैग जो है, कैग के उत्तरदायित्व में अब उनका काम क्या कर दिया गया कि वे लेखा परीक्षा भी करेंगे। फिर भारत स्वतंत्र हुआ, इनके लिए संविधान के भाग 5 में इनके लिए प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। संविधान के जो है भाग 5 में, ये भी देख लीजिए, भाग 5 में कुल आर्टिकल जो है, यहाँ इसमें आर्टिकल है 52 से लेकर, शायद 52 ही है, 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल की व्यवस्था है। ठीक है, इसी के अध्याय जो है, कितने अध्याय में, 5वें अध्याय में है, हाँ, इसमें 5 अध्याय हैं कुल। इसके 5वें अध्याय में कैग से संबंधित प्रावधान है। 5वें अध्याय में जो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक प्रावधान है और इसी में कैग के लिए प्रावधान है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या देखना, इनके लिए संविधान में कितने, कहाँ से कहाँ तक प्रावधान किया गया है, 148 से लेके 151 तक जो संवैधानिक प्रावधान है वो कैग से संबंधित है। 1958 में फिर क्या कर दिया गया, आज़ादी के बाद जम्मू और कश्मीर जो है पहले कैग के क्षेत्राधिकार से बाहर था, तो 1958 में कैग को क्या कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को कैग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ला दिया गया। फिर 1971 में इनके लिए एक अधिनियम बनाया गया। 1971 में अधिनियम कैसे बनाया गया, तो संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह कैग के कर्तव्यों और उनके सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए इनके लिए अधिनियमित करे, अधिनियम बनाए। तो उसी शक्ति के तहत संसद ने क्या किया, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 लागू किया गया। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कर्तव्य कोष्टक में है, कर्तव्य, शक्तियां व उनकी सेवा शर्तें, अधिनियम 1971। इसी के अंतर्गत इनकी कर्तव्य, इनकी शक्तियां, इनसे सेवा शर्तें इस अधिनियम में बताया गया है। इसी में बताया गया कि कैग को जो है केंद्र व राज्य दोनों के लिए लेखा करना है। इसमें जो है शक्ति दी जा रही है यहाँ पे, अभी जो मैंने अकाउंटिंग का जिक्र किया, तो इस अधिनियम के द्वारा इनको कहा गया कि अकाउंटिंग भी करना है और ऑडिटिंग भी करना है, दोनों काम करना है। आपको अकाउंटिंग भी करना है, सरकार के लेन देनों का लेखा जोखा भी रखना है, उनको रिकॉर्ड भी करना है बुक्स में, और उनकी फिर लेखा परीक्षा भी करनी है। ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए किया गया, केंद्र का भी और ये राज्य के भी, दोनों के क्या करेंगे, अकाउंटिंग भी करेंगे और उनकी ऑडिटिंग भी करेंगे। लेकिन फिर से 1976 में
क्या कर दिया गया, कैग के लेखांकन कार्यों से मुक्त कर दिया गया। एक संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, इनको इनके लेखांकन कार्य से इनको मुक्त कर दिया गया। अब इनका काम सिर्फ क्या रह गया, ऑडिट ही रह गया, अर्थात लेखा परीक्षा, लेन देनों की जांच करने तक ही इनका काम सीमित रह गया। अब चलिए इनके संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं। आर्टिकल 148 इनकी नियुक्ति, इनकी सेवा शर्तें और शपथ से संबंधित है। इसमें क्या आर्टिकल 148 यह उपबंध करता है कि भारत का एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेंगे। वही सील लगे या मुहर सहित अधिपत्र के द्वारा, सीलबंद अधिपत्र के द्वारा इनको नियुक्त करेंगे। यह आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 139 में उपबंध है उनके कर्तव्य और उनकी शक्तियों के बारे में उपबंध है। आर्टिकल 150 में संघ व राज्य दोनों की सेवाओं के प्रारूप राष्ट्रपति कैग की सलाह पर निर्धारित करेंगे। अभी हमने बताया था कि अकाउंटिंग नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए जो लेखा प्रारूप है वो किसकी सलाह पर आएगा, कैग की सलाह पर आएगा कि इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। संघ व राज्य दोनों के लिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ संघ के लिए नहीं, संघ व राज्य दोनों के लिए। और आर्टिकल 151 में इनके प्रतिवेदन से संबंधित है, इनके ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित है। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधान है। तो आर्टिकल 279 है। इनके अंतर्गत जो है कि शुद्ध आय के संबंध में इनका प्रमाण पत्र ही अंतिम होता है, कैग का प्रमाण पत्र ही। शुद्ध आय की गणना किसके द्वारा की जाएगी, तो कैग के द्वारा ही की जाएगी, और उनका इस संबंध में उनका प्रमाण पत्र अंतिम होगा। इनके लिए तीसरी अनुसूची में इनके शपथ का प्रावधान है कि शपथ कि किसकी शपथ लेंगे, ये तीसरी अनुसूची में इनके लिए प्रावधान है। छठी अनुसूची में इनके लिए जो है जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को भी ये इनके सुझाव के द्वारा ही राष्ट्रपति अकाउंटिंग करेंगे। ये जिस प्रकार से सुझाएंगे उस प्रकार से जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद का भी अकाउंटिंग किया जाएगा, और इसकी रिपोर्ट जो है सीधे राज्यपाल को दी जाती है, और वो राज्यपाल उसे क्या करते हैं, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत रखेंगे। जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल के पास जाएगा, और उसे वे क्या करेंगे, विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। अब इनकी नियुक्ति व कार्यकाल को देखते हैं। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वही अभी हमने देखा था नियुक्ति आर्टिकल 148 यहाँ जो हमने देखा था। सॉरी, मेरा पेन टैब लग रहा है सही से वर्क नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। अभी हमने देखा था 148 में कि नियुक्तियों से कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं अपने अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा। इनका कार्यकाल कितना है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ये समय से पूर्व जो है ये चाहे तो अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को वो दे सकते हैं। इनकी पदच्युति कैसे होती है, तो अब ये जो है राष्ट्रपति जो है उन्हें उसी रीति, ये ध्यान रखिएगा शब्द, उसी रीति व उन्हीं आधारों पर हटा सकते हैं जिन रीति व जिन आधारों पर एससी के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात इन्हें क्या दे दी गई, पदावधि की सुरक्षा दे दी गई संविधान से। पदावधि की सुरक्षा का मतलब होता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। एक शब्द आएगा पॉलिटी में, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हीं की इच्छा द्वारा इन्हें हटाया भी जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। इनकी पदच्युति के लिए क्या होगा कि जिस रीति व जिन आधारों पर एससी के न्यायाधीश को हटाया जाता है उन्हीं रीति व उन्हीं आधारों पर इनको भी हटाया जाएगा। अर्थात संविधान में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर ही इनकी पदच्युति हो सकती है, जो क्या है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और ये इनके लिए जो आधार दिए गए हैं, किस आधार पे होगा, तो दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर। फिर इनकी स्वायत्तता के लिए क्या क्या प्रावधान है, तो इनको कार्यकाल की सुरक्षा है। अभी हम वहाँ ऊपर देखेंगे कार्यकाल की सुरक्षा कैसे दी गई है। इनको राष्ट्रपति जब चाहे हटा नहीं सकते हैं, भला लेकिन नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, लेकिन वे अपने प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पे बने रह सकते हैं। उनको राष्ट्रपति जब चाहे पदच्युत कर सकते हैं।
दोस्तों हमारा 15 मिनट का समय भी हो रहा है, चूंकि मैं क्या करता हूँ कि टाइमर लगा कर ही बनाता हूँ 15 मिनट का, वो समय भी आ रहा है। चलिए इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।